नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक ग्रैंड मास्टर 360 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, प्यारे साथी, सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के लागू होने की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित होने के लिए आप लोगों ने जो योगदान दिया है, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया है, हमारे नेताओं ने पूर्व के जो इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में, इसको एक तरह से लोकतंत्र भारत में स्थापित करने में, भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में जो भी योगदान दिया, हम उस सब के लिए उनके एक तरह से शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा हमेशा। तो इन सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी क्लास को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सभी दोस्तों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और धीरे धीरे आप लोगों की सहायता से हमारा देश जो है वो प्रगति कर रहा है। तो एक तरह से जिम्मेदार नागरिक बने, कुछ भी गलत ऐसा ना करें जिससे कभी देश को हानि हो, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी ना करें जिससे देश की गरिमा को ठेस पहुंचे, ठीक, क्योंकि देश ही सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्म, जाति पाति, ठीक है, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले क्या होता है? देश होता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानवता है, और सबसे बड़ी अगर जाति देखी जाए तो वो भारतीयता है, ठीक है। तो हम सभी लोग कुछ भी होने से पहले क्या हैं? भारतीय हैं। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध है, ईसाई है, सिख है, जैन है, वो कुछ भी है, लेकिन सबसे पहले वो क्या है? भारतीय है, ठीक। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को एक प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद, जय भारत के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो जो भी साथी जुड़ चुके हैं वो क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए जो मोटिवेशन के साथ क्लास शुरू होती है, उसके लिए, तो उसके पहले मैं आप लोगों को ग्रैंड मास्टर 360 की टीम की तरफ से एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आदिल सर के साथ मैथ के लिए, नीलिमा मैम हमारे साथ हैं साइंस के क्वेश्चन या फिर साइंस की जो आपकी टॉपिक्स हैं, साइंस का जो आपका सिलेबस है उसके लिए। उसके बाद विकास सर हैं, नीलेश सर हैं, ठीक है। और मैं आपके साथ यहाँ पर लास्ट में जुड़ा हुआ हूँ करंट अफेयर की क्लास के लिए। तो हमारी टीम आपको जो वैल्यू एडिशन चीज़ें हैं, जो एक आपके पेपर में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं आपके सारे पेपर्स के लिए, यहाँ पर आपके साथ बने हुए हैं। तो आपको किसी भी समस्या का सामना अगर करना पड़ रहा है तो आप उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे अपनी क्लास आज की। तो जैसे बताया जाता है कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, ठीक। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। क्लियर? तो आपको कभी भी कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कश्ती आप लोग समझते हैं, नाव को बोलते हैं। तो आप जिस नाव में सवार हैं उस पर चलते रहिए, ठीक है। अपना चप्पू चलाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो किनारा जो है वो एक दिन खुद ब खुद आपको मिलेगा, आपके ज्वाइनिंग लेटर के रूप में आपके हाथ में होगा वो किनारा। तो मेहनत करते रहिए लगातार। और फिर हम शुरू करेंगे अपने टॉपिक्स को। पहला टॉपिक है मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, ठीक। अब मेलानिस्टिक टाइगर सफारी क्या है? आप लोगों को पता होगा कि टाइगर सफारी क्या होता है।
टाइगर सफारी होता है कि जैसे कोई टाइगर रिजर्व है, ठीक, तो टाइगर रिजर्व में आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियोस में कि गाड़ी में लोग बैठ के जाते हैं घूमने, ठीक है, तो बंद गाड़ियां होती हैं, लोग उसमें घूमते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लोग गाड़ियों के अंदर बंद होते हैं और जो जंगली जानवर हैं जिनको देखने के लिए वो जाते हैं उन रिजर्व में, जैसे टाइगर रिजर्व में आप टाइगर देखने के लिए गए हैं, तो वो आपके आसपास घूमते हुए नजर आएंगे, तो आप उनको डायरेक्टली सामने से देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा जो है वो अनुभव होता है। आपको जू में नहीं जाना है, यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक। तो उड़ीसा का जो मयूरभंज जिला है, इसमें क्या है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास क्या किया जाएगा, विश्व का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला टॉपिक आपका मेलानिस्टिक टाइगर सफारी। क्यों, क्योंकि ये वर्ल्ड का अपने टाइप में पहला टाइगर सफारी है, जिसको क्या बोला गया है, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी। क्लियर। फिर अगर बात करें तो सफारी की स्थापना जिले के बारीपादा के पास होगी, ठीक है। तो बारीपदा के पास जो है इसकी स्थापना की जाएगी। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है उड़ीसा, ठीक है। और उड़ीसा में क्या, मयूरभंज जिला, ठीक है। क्या, मयूरभंज जिला में क्या है, सिमलीपाल, ठीक है, क्या है, सिमलीपाल, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। वहां पर मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना जो है वो की जा रही है। क्लियर। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका उद्देश्य जो है, इसके लिए NH18 मतलब नेशनल हाईवे 18 जो है उससे सटे 200 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है, जहां पर इस टाइगर सफारी को विकसित किया जाएगा। क्लियर। फिर अगर बात करें तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है दुनिया में जंगली बाघों का एकमात्र घर है, मतलब निवास स्थल है। तो विश्व में जो जंगली बाघ हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, ये एकमात्र निवास स्थल है, ठीक। और बात करें अगर तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के द्वारा वर्ष 2018 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार मेलानिस्टिक बाघ केवल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जंगली रूप से पाए जाते हैं। मतलब ये यहाँ पर इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो कहाँ पर है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर सामने निकल कर आती हैं। क्लियर। फिर उसके बाद उड़ीसा मयूरभंज जिले में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप नोट करते हुए चलेंगे। आपको इससे मतलब नहीं है कि किस एग्जाम के लिए है या फिर कहाँ पर पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए करंट अफेयर जो है वो आपसे कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। करंट अफेयर का कोई भी प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है। आपको सिर्फ इतना लिखा रहेगा कि अभ्यर्थी को देश दुनिया की समसामयिक घटनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें देश दुनिया में कुछ भी हो रहा है वो सब समाहित है। क्लियर। तो आपको एक ब्रॉड जो नॉलेज है उसकी रखनी पड़ेगी किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर के लिहाज से, ठीक। तो चलिए अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला टॉपिक है हमारा किसान मेला, ठीक है। किसान मेले का जो है वो उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा आयोजन था, तो DRDO, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, DARI, ठीक है, सॉरी, तो क्या है, DARI के द्वारा, ठीक है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, ICAR, ठीक है, ICAR और DARI के द्वारा कहां पर, गुजरात के आनंद जिला में, ठीक है। जहां पर आप लोगों को पता होगा जो अमूल डेयरी है, फार्म है, जो सबसे पहले जहां पर स्थापित हुआ था, कहां पर हुआ था, आनंद जिले में ही हुआ था, ठीक है। तो आनंद में
किसान मेले का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? DARI और ICAR के सहयोग से। उद्घाटन किसने किया? तो हिमांशु पाठक ने इसका उद्घाटन किया। कब? 22 जनवरी को। ठीक है। तो जो किसान मेला है ये किस लिए होता है? तो यहाँ पर किसानों से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको यहाँ पर एक तरह से उसका एग्जीबिशन किया जाता है, उनको दिखाया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो मशीनरियाँ होती हैं उनको दिखाया जाता है। कुछ नए फर्टिलाइजर होते हैं, नए उर्वरक होते हैं, उनको दिखाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर दर्शाया जाता है। ठीक। तो क्या है, किसान मेले के दौरान वडोदरा के मेसर्स वासु रिसर्च सेंटर एंड हेल्थ केयर के साथ 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और सेंट जेवियर्स कॉलेज, लोयोला सेंटर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जेवियर रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया गया। ठीक। फिर मेले में मोनो अमोनियम फास्फेट के उत्पादन, सुरक्षा, सुधार, संरक्षण और फसल कटाई के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो जैसे मैंने आपको अभी पहले भी क्या क्या इंडिकेट किया था कि ये किसान मेले में क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं किसानों से संबंधित, उनको प्रदर्शित किया जाता है, उनको दिखाया जाता है। फिर कुछ किसानों को जो अपने फील्ड में मतलब कृषि में अच्छा काम करते हैं, अच्छी उपलब्धियां हासिल करते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। ठीक है। तो इसी क्रम में मोनो अमोनियम फास्फेट जो है, इसके उत्पादन के लिए, सुरक्षा के लिए जो विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं, इनको प्रदर्शित किया गया, इसका सजीव चित्रण किया गया, इसको प्रदर्शित करके दिखाया गया कि किस प्रकार चीज़ों को किया जा सकता है। ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर डेमो दिया गया इन चीज़ों का। ठीक। तो ये चीज़ें हैं। फिर जहाँ खेती और यहाँ पर क्या हुआ, खेती और मोनो अमोनियम फास्फेट के संरक्षण को सजीव दिखाया गया, मतलब इसका डेमो करके लोगों को दिखाया गया। यहाँ पर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, बिहार, झारखंड, गुजरात, हर मतलब भारत के जो विभिन्न कृषि प्रधान प्रदेश हैं वहाँ के किसान इसमें आए, उन्होंने भाग लिया। और अगर बात करें तो किसानों के लाभ के लिए ड्रोन प्रदर्शन भी किया गया। तो जैसे आप लोग देखेंगे तो ड्रोन जो है वो हर फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में अगर देखें तो कोई जैसे हेल्थ इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो डिलीवरी के लिए जैसे कहीं पर खून की ज़रूरत पड़ गई, ब्लड की, तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ब्लड पहुंचाना है और मान लीजिए रोड पर जाम लगा हुआ है, तो ड्रोन की मदद से उसको पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। रक्षा क्षेत्र में आप लोगों को पता ही है ड्रोन का उपयोग बहुत ही बड़े लेवल पर किया जा रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कृषि क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग जो है वो जैसे जो उर्वरक हैं उनके छिड़काव के लिए किया जाता है, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाता है। तो इसका जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर किया गया और महाराष्ट्र, बिहार एवं गुजरात के 3 किसानों को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। क्लियर। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज। ठीक है। ये क्या है, इसका नाम क्या है, LSAM-19। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है छोटा छोटा LSAM-19। तो ये क्या है, एक बार्ज है। ठीक है। इसका क्या किया गया, जलावतरण किया गया या फिर इसको लॉन्च किया गया या फिर इसको इसका शुभारंभ किया गया। तो भारतीय नौसेना के लिए MSME शिपयार्ड मेसर्स सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ठाणे मतलब महाराष्ट्र में 24 जनवरी को 11X एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज प्रोजेक्ट के 5वें बार्ज एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज LSAM-19 का शुभारंभ किया गया। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, तो 5वें बार्ज का नाम आपको याद रखना है। नाम क्या है, LSAM-19। ठीक है। क्या नाम है, LSAM-19। क्लियर सभी लोगों को। तो ये इसका नाम है। ठीक।
इसका जो है उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया। कहाँ पर? ठाणे में। ठीक है, ठाणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर जलावतरण इसका किया गया। ठीक, इसका जो निर्माण है वो किसने किया? तो इसका निर्माण मेसर्स सूर्यदीप प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया। ठीक है, किसने किया है? तो इसका जो निर्माण है वो सूर्यदीप प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया। क्लियर? तो ये किसके लिए है? भारतीय नौसेना के लिए एक जलपोत है, जहाज है, जिसका 24 जनवरी को उद्घाटन किया गया। अगर बात करें तो इस बार्ज की उपलब्धता से जेटी और बाहरी बंदरगाह दोनों पर भारतीय नौसेना जहाजों के लिए वस्तुओं, गोला बारूद के परिवहन, चढ़ाने और उतारने की सुविधा से भारतीय नौसेना परिचालन प्रतिबद्धताओं को गति प्रदान होगी। तो इसका मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। देखिए क्या होता है कि जो बड़े बड़े युद्धपोत होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो युद्धपोत होते हैं वो क्या है, जो एक गहरे समुद्र में क्या होते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए उस वहां पर कोई चीज समाप्त हो रही है, मान लीजिए उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनके लिए राशन जो है वो खत्म हो रहा है, या फिर फ्यूल खत्म हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो उनको मंगाना है। ठीक, तो उसके लिए अगर भारी मात्रा में किसी चीज को पहुंचाना है तो आप एक तो क्या है, अगर कुछ कम चीजों को मंगाना है तो आप हेलीकॉप्टर से भेज सकते हैं, वो वहां पर लैंडिंग की सुविधा होती है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में चीजों को मंगाना है तो ये क्या है, एक तरह से बार्ज क्या होता है, समुद्र में चलने वाला आप ट्रक समझ लीजिए। ठीक है, जैसे ज्यादा सामानों को रोड पर ट्रक के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ऐसे ही समुद्र में बार्ज के द्वारा इन चीजों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एम्यूनेशन हो गया, गोला बारूद हो गया, या फिर कोई और सामान हो गया, तो इसको लेके जाएंगे युद्धपोत पर डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, तो युद्ध जो पोत है उसको अपनी जगह से हटना नहीं पड़ता, और दूसरी चीज वहां से आकर ले जाने में उनको जो समय है, ऊर्जा है, और उनकी एक क्या होता है, सुरक्षा समझौता हो जाता है वहां पर। इन सब चीजों से जो है वो निजात मिली रहती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं, परिचालन प्रतिबद्धताओं को निभाते हैं अपनी। ठीक है, तो ये बार्ज प्रासंगिक नौसेना नियमों और भारतीय शिपिंग रजिस्टर के विनियमन के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हैं। ठीक, डिजाइन चरण के दौरान बार्ज मॉडल परीक्षण नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम में किया गया था। ये मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है भारत का, ठीक है, ये इसके तहत इनको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया जो है वो एक लार्ज लेवल पे अपनी चीजों को डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों जो है वो पैरेलली जो चलते चले आ रहे हैं, बहुत ही एक उन्नत विकास देखा जा रहा है चीजों में। ठीक, फिर बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर, युवा संगम। ठीक है, तो युवा संगम का थर्ड स्टेज जो है वो आयोजित किया गया, तीसरा चरण आयोजित किया गया। कौन सा? तीसरा चरण आयोजित किया गया। तो देखिए युवा संगम क्या है, तो जो शिक्षण संस्थान है भारत में, उच्च शिक्षण संस्थान है, जैसे आईआईटीज हो गए। ठीक है, तो इन आईआईटीज के जो छात्र हैं इनको क्या किया जा रहा है, विभिन्न राज्यों में इनको ले जाया जा रहा है। ठीक है, और इनको उनसे मिलाया जा रहा है, वहाँ की चीज़ों से, लोगों से। ठीक, तो ये क्या है, एक तरह से इसका नाम क्या दिया गया, युवा संगम। ठीक, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पहल युवा संगम कार्यक्रम के तीसरे चरण का सफलतापूर्वक संचालन किया। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है। पहला क्वेश्चन क्या तैयार होता है कि युवा संगम के तीसरे चरण का क्रियान्वयन किसने किया या फिर संचालन किसने किया? तो आईआईटी गुवाहाटी ने इसका संचालन किया। फिर से वही चीज मैंने आपको बताया है, नोडल मंत्रालय आपको याद रखना है। तो नोडल मंत्रालय क्या है, शिक्षा मंत्रालय यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो नोडल मंत्रालय क्या है यहाँ पर जनाब जी, तो वो क्या है बच्चों, वो है शिक्षा मंत्रालय। ठीक,
फिर उसके बाद अगर बात करें तो इसका उद्देश्य जो है वो जो देश के युवा हैं उनको विभिन्न लोगों से मिलाना है, देश की संस्कृति से उनको क्या है अवगत कराना है। तो इसमें को टोटल क्या है, इस युवा संगम के चरण 3 में महाराष्ट्र के 26 उच्च शिक्षण संस्थानों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। इसमें आईआईटी गुवाहाटी असम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्यरत था। ठीक है, तो आईआईटी गुवाहाटी जो है वो क्या था, नोडल केंद्र के रूप में किसके लिए था, असम के लिए था। ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो युवा संगम चरण 3 में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी हुई। क्लियर। तो कितने राज्य थे इसमें, तो इसमें 22 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें एक्सपोजर टूर आयोजित करने के लिए निम्नलिखित उच्च शिक्षा संस्थानों का जोड़ा बनाया जाएगा। मतलब ये क्या होंगे, युग्म के रूप में क्या करेंगे, एक्सपोजर टूर करेंगे, मतलब एक्सप्लोर करेंगे देश को, चीज़ों को, लोगों से मिलेंगे, संस्कृतियों को समझेंगे। ठीक है, तो ये जो जोड़े हैं इनको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए कि क्या किया गया, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी रोपड़ एक साथ, आईआईटी पुणे, आईआईटी गुवाहाटी एक साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर परेशान नहीं होना है। ठीक, तो ये क्या है, ये जोड़े बनाए गए हैं। ठीक है, तो इनका जो सिंपल सा मतलब है वो यही है कि युवाओं को मिलाया जाए, लोगों से देखा जाए। तो आपको जो याद करना था वो आपको पहले ही लाइन में बता दिया गया है कि युवा संगम कार्यक्रम का तीसरा चरण था। तीसरे चरण का आयोजन किसने किया या फिर संचालन किसने किया, आईआईटी गुवाहाटी ने किया। ठीक है, नोडल मंत्रालय कौन सा है, नोडल मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। अगर पहल की बात करें कि इसको कार्यक्रम को किस पहल के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत जो पहल थी वो जो लॉन्च की गई थी, उस पहल के अंतर्गत इसको आयोजित किया जा रहा है। क्लियर। उसके बाद आ जाएगा ऑपरेशन डेजर्ट नाइट या फिर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। ठीक है, क्या है ये, डेजर्ट नाइट। ठीक है, तो ये एक क्या है, सैन्य अभ्यास है। ठीक है, क्या है ये, सैन्य अभ्यास है। ठीक, तो इसमें भारत ने क्या किया, हिस्सा लिया। ठीक, तो इसके बारे में देखेंगे तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे आयोजन। ठीक है, तो आयोजन किया गया 23 जनवरी 2024 से। ठीक, क्या किया गया, 23 जनवरी 2024 से आयोजन किया गया। तो सैन्य अभ्यास जो आपके हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा एक ना एक आपसे पूछा जाना है। तो अभी जो हाल में हो रहे हैं उन्हें आपको याद रखना है। तो डेजर्ट नाइट जो है वो कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ अरब सागर के ऊपर, मतलब जो गल्फ कंट्रीज हैं उधर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो भारतीय वायुसेना ने भारत में स्थित अपने ठिकानों से, ठीक है, ठिकानों से मतलब जिसके बेस हैं। ठीक, क्लियर। तो भारतीय वायुसेना ने अपने बेस से 23 जनवरी 2024 को फ्रांस और यूएई के साथ अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। क्लियर, किसमें हिस्सा लिया, सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट में हिस्सा लिया। फिर फ्रांसीसी भागीदारी में अगर देखें तो राफेल था। ठीक है, तो आपको पता है भारत में भी जो राफेल लड़ाकू विमान आए हैं वो कहाँ से सप्लाई हुआ है, तो वो फ्रांस से ही हुआ है। ठीक, तो इसमें फ्रांस के राफेल, एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट शामिल था। और यूआई में क्या था, यूएई के जो वायुयान थे उसमें F-16 था। F-16 कहाँ का है, अमेरिका का विमान है। ठीक है, तो F-16 यहाँ पर था। भारत की ओर से हमेशा से चला आ रहा सुखोई 30 MKE, MiG-21, जगुआर, WACS C-130J और हवा से हवा में ईंधन भरने वाला विमान। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, विमान जो बहुत सारे हैं भारतीय सेना के, उन्होंने इसमें भाग लिया। ये जब देखिए सैन्य अभ्यासों का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पर जरूरत पड़ जाए किसी ऐसी चीज की कि सेनाओं को मिलकर काम करना पड़े। ठीक है, तो जब सेनाओं को मिलकर काम करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में ये जो सैन्य अभ्यास किए गए रहते हैं ये बहुत ही लाभदायक होते हैं। ठीक, लाभदायक कैसे हो जाएंगे, जैसे
कि कोई सेना पहाड़ों में अच्छी तरह से लड़ना जानती है और कोई सेना मैदानों में अच्छी तरह से लड़ना जानती है। ठीक, तो अब ये दोनों सेनाएं जब मिलकर सैन्य अभ्यास करेंगे तो इनके जो लड़ने की टैक्टिक्स है, जो इनके रणनीति है, आचार विचार है, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ सामने निकल कर आती है। तो इसका अगर मुख्य उद्देश्य देखें तो तीनों देशों की वायुसेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाना, ठीक है, आपसी सहयोग को बढ़ाना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डेजर्ट नाइट कहाँ पर आयोजित किया गया, तो अरब सागर के ऊपर। कब? 23 जनवरी 2024। अगर देशों की बात करें तो यूएई, इंडिया और फ्रांस। ठीक है, तो ये 3 देश इसमें शामिल थे यहाँ पर। क्लियर? तो चलिए उसके बाद क्या है, आगे चलते हैं। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। ठीक है, क्या मनाया गया? 25 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक, तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। किसके द्वारा? तो जो इलेक्शन कमीशन है भारत का, मतलब निर्वाचन आयोग। ठीक है, कि किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक, तो भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2024 को 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली के में जो समारोह आयोजित किया गया इसके लिए, इसकी जो मुख्य अतिथि थी वो बनी। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर और कौन शामिल था? तो केंद्रीय कानून और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल जो थे ये यहाँ पर सम्मिलित थे। इस कार्यक्रम में मालदीव, फिलीपींस, रूस, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान के चुनाव प्रबंधन निकाय के प्रमुख और प्रतिनिधि भी शामिल थे। मतदाताओं को समर्पित जो इसकी थीम थी, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो क्या है? थीम। ठीक है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये क्या है इसका? ये थीम है। क्या है? थीम है, विषय है। ठीक है, क्या है? विषय है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर थीम जो है इस सब्जेक्ट की। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम आपको यहाँ पर याद करनी है और आपको यहाँ पर डेट याद करनी है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है सभी लोगों को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को देखिए लोकतंत्र लागू हुआ और उसके एक दिन पहले आपको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो आप ऐसे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। थीम क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। क्लियर? तो ये था, ये इसकी थीम थी। ठीक, क्लियर? फिर उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति वर्ष 2023 के लिए चुनाव संबंधी सर्वोत्तम कार्यप्रणाली पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें राज्य और जिला स्तर के जो अधिकारी होते हैं इनको जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं चुनाव में, आईटी पहल, सुरक्षा प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, सुलभ चुनाव, मतदाता सूची, मतदाता जागरूकता, इन सब क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सारे जो हैं वो प्रदान किए जाएंगे। इसी में क्या है, राजकुमार हिरानी जो बॉलीवुड के एक फेमस डायरेक्टर हैं, इनके द्वारा एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है माई वोट माई ड्यूटी, इसको भी प्रदर्शित किया गया। क्लियर? फिर भारत में निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्र के लिए अपनी सेवा का 75वां वर्ष मना रहा है और इसी में समावेशी चुनाव विकास विषय पर एक डाक टिकट भी जारी किया। मतलब एक डाक टिकट जारी किया गया। तो ये क्या होता है? एक तरह से संकेतक होता है जिसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो समावेशी चुनाव के विषय पर अपना डाक टिकट जारी किया गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनने वाले हैं, आप लोगों को ये समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक में अभी है हमारे पास। तो इस अवसर पर आगामी संसदीय चुनाव 2024 के लिए मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए एक अभिनव मल्टीमीडिया अभियान भी शुरू किया जाएगा या फिर शुरू किया गया। ठीक,
अब अगर बात करें भारत के निर्वाचन आयोग की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब? 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। फिर आप मतदाता दिवस की बात करें तो वर्ष 2011 से मतदाता दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य होता है कि मतदान के लिए लोगों को जागरूक करना। आपने हमेशा से देखा होगा भारत में कभी भी वोटिंग जब होती है तो उसका परसेंटेज जो है वो बहुत कम रहता है। ठीक है, तो इसी चीज़ों को बढ़ाने के लिए लोग वोट देने के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, उसका निर्वहन करें। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है और क्या किया गया? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस उत्सव का मुख्य उद्देश्य, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर देश के मतदाताओं को समर्पित राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उपयोग मतदाताओं, विशेषकर नए पात्र युवा मतदाताओं के नामांकन के लिए भी किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद देश भर में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता समारोह में नए मतदाताओं को सम्मानित किया जाता है और उनकी जो एक तरह से वोटर आईडी होती है जिसको आप लेकर जाते हैं वोट देने, वो उनको प्रदान किया जाता है। तो ये एक तरह से सम्मान हो जाता है और वोटर डे का सेलिब्रेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार वो है अजीत मिश्रा को दिया गया। तो इनका जन्म जो है वो भारत में हुआ था। ठीक है, तो भारत में इनका जन्म हुआ था। ठीक, इनको विधि एवं सार्वजनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से नवाजा गया है। क्लियर? नाम क्या है इनका? तो नाम आप लोग याद रखेंगे, अजीत मिश्रा। ठीक है, तो अजीत मिश्रा को इस पुरस्कार से नवाजा गया। फिर उसके बाद यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप यूके LIP के संस्थापक और अध्यक्ष, ठीक है, मिश्रा को 23 जनवरी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। क्लियर? फिर लंदन कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार 13वीं शताब्दी का है और उन गणमान्य लोगों को दिया जाता है जो लंदन के सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। तो इसके लिए इनको प्रदान किया गया। तो राम कहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसको दिया गया। तो नाम बहुत सारे होंगे, फॉरेनर्स नाम होंगे, ठीक, यहाँ पर, लेकिन आपको याद क्या रखना है? अजीत मिश्रा। ठीक है, तो इनको जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर उसके बाद ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। तो आप लोगों को पता होगा सूर्य कुमार यादव को ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया और वो भी लगातार दूसरी बार दिया गया। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव को ICC ने साल 2023 के लिए T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। ठीक, दूसरी बार यह पुरस्कार मिला और दूसरी बार यह पुरस्कार मिलने की वजह से ऐसा करने वाले ये पहले क्रिकेटर हो गए हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर सूर्या को लगातार 2 बार T20 ऑफ द ईयर बनने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले 2022 में भी इनको ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया था। 2023 में करीब 50 के औसत से 150 से अधिक स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने T20 में अपना दबदबा बनाए रखा। ठीक, फिर महिलाओं में ये पुरस्कार अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की हिली मैथ्यूज को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए पुरुषों का नाम सूर्य कुमार यादव सबको याद हो जाएगा, आपको पता है T20 के अच्छे खिलाड़ी हैं, आप गेस भी कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप महिलाओं की कैटेगरी में जाएंगे तो नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो ये किसको मिला है? हिली मैथ्यूज। कहाँ की प्लेयर हैं, कहाँ की क्रिकेटर हैं? तो वेस्ट इंडीज की क्रिकेटर हैं। ठीक है, और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में जीतने वाली ये वेस्ट इंडीज की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है। इसके पहले 2015 में स्टेफनी टेलर को ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को लगता है कि करंट अफेयर जो है वो सिर्फ 1 साल का पूछा जाता है, तो कभी कभी क्या होता है बहुत पुराना करंट अफेयर आपसे पूछता है,
फिर लोग कहते हैं कि ये 4 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनर से 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। 1 कदम वाला जमाना गया, क्योंकि एग्जामिनर छलांग लगा सकता है और आपसे आगे निकल सकता है। तो इसलिए एग्जामिनर से 2 कदम आगे रहो, क्योंकि अगर वो छलांग लगाए भी तो 1 कदम पीछे रह जाए। ठीक है, तो 2015 में अगर पूछ लिया गया तो भी आपको याद रखना है किसको दिया गया था, स्टेफनी टेलर को दिया गया था। ठीक, फिर उसके बाद अगर बात करें इन अवार्डों में, तो नीदरलैंड के तेज गेंदबाज बॉस डी लीडे, ठीक है, इनको आईसीसी एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए चुना गया और यह पुरस्कार जीतने वाले अपने देश के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इनके पहले रॉयन टेन डुस्काटे ने 3 बार ये पुरस्कार जीता था। क्लियर? तो अगर सूर्य कुमार यादव के लिए देखें तो ये एक आंकड़ा है, 2023 में इन्होंने 17 पारी में 733 रन भारत के लिए बनाया। ठीक, क्लियर है सभी लोगों को? फिर उसके बाद आ जाएगा प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 या फिर तीसरा संस्करण या फिर तीसरा वर्जन। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये एक तरह से स्कूल के बच्चों के लिए होता है, छात्राओं के लिए होता है। तो जो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह, ठीक है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया, 25 जनवरी को जो प्रोजेक्ट गाथा 3.0 के विजेता थे बच्चे, जो छात्र इसके विजेता बने थे, उन सभी विजेताओं को सम्मानित किया। तो ये जो विजेता थे ये 100 थे, तो इनको क्या है, सुपर 100 विजेताओं का नाम दिया गया और सभी को 10,000 रुपए के नगद पुरस्कार, 1 पदक और 1 प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। अगर बात करें वीर गाथा का तीसरा संस्करण 13 जुलाई से 30 सितंबर 2023 के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे देश के लगभग 2.5 लाख विद्यालयों के रिकॉर्ड 1.36 करोड़ विद्यार्थियों ने निबंध, कविता, चित्र, मल्टीमीडिया प्रस्तुति के रूप से प्रेरणादायक कहानियां जो है वो साझा की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद इसमें से शीर्ष 100 का चयन किया गया। प्रत्येक श्रेणी से कक्षा 3 से 5 से 6 से 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, हर जगह से जो है वो विजेताओं का यहाँ पर चयन किया गया था। ठीक, उसके बाद आप अगर बात करें तो वीर गाथा 3.0 की उल्लेखनीय उपलब्धि का उदाहरण सुपर 100 में 65 छात्राएं थी। ठीक, तो इनको ये अवार्ड मिला। उड़ीसा राज्य 8 छात्राओं के साथ शीर्ष पर रहा। उसके बाद बिहार 7 के साथ दूसरे स्थान पर रहा और जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के मणिपुर क्रमशः 2 और 5 उल्लेखनीय छात्राएं विजेता रही। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हैं प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 के बारे में, कि पुरस्कार दिया क्यों जाता है, कब दिया गया, कितने लोगों को दिया गया, किस क्षेत्र में दिया जाता है और किन्हें दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, किसको दिया जाता है, तो पूरे देश के जो छात्र हैं उनसे प्रविष्टियां मांगी जाती हैं, वो क्या साझा करते हैं, वो निबंध के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, चित्र के माध्यम से या फिर मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी जो स्टोरीज होती हैं अपनी स्टोरी को साझा करते हैं और उसके बाद उनमें से टॉप 100 को सिलेक्ट किया जाता है और सिलेक्ट करके उनको फिर पुरस्कृत किया जाता है। क्लियर? अगर पूरे देश में सभी राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर उड़ीसा स्टेट जो है वो आता है। उड़ीसा स्टेट के कुल 8 छात्राओं ने ये पुरस्कार जीता, जिससे उड़ीसा पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर बिहार है और उसके बाद तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र का मणिपुर राज्य है। क्लियर सभी लोगों को? चलिए फिर आगे चलते हैं। रोहन बोपन्ना को आपको पता होगा, ये क्या है, टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, इनकी जो उम्र है वो 43 साल के आसपास हो गई है। ठीक है, तो दादाजी मतलब एक तरह से तो दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग सुनिश्चित करने के बाद एक दिन बाद भारतीय अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियाई मैथ्यू एडवेन के साथ मिलकर इतिहास रचा। मतलब ये क्या है, युगल जोड़ी। ठीक है, किस क्या है, युगल जोड़ी। ठीक, इस जोड़ी ने चेक चीनी जोड़ी झैंग झिझेन और थॉमस मैचेक पर जीत हासिल की
और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है उसके पुरुष युगल में क्या किया, फाइनल में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अगर ये फाइनल जीत जाते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये युगल के फाइनल में पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने ये कोई भी खिताब जो है वो ओपन वाला अभी तक नहीं जीता है। ठीक, अगर बात करें तो 2013 और 2023 यूएस ओपन के फाइनल में पहुंच चुके थे, लेकिन फाइनल अभी तक नहीं जीता है इन्होंने। क्लियर, वह पहले कभी भी टूर्नामेंट में पुरुष युगल ड्रा के तीसरे दौर से आगे नहीं बढ़े। बोपन्ना और एबडेन के एक जोड़ी के रूप में लगातार दूसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में ये लोग पहुंचे हैं। ठीक है, दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ये जो है इतिहास में सबसे उम्र दराज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी अभी हाल ही में ये बने हैं। ठीक, अगर बात करें तो वह ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, इनके बाद फाइनल में पहुंचने वाले, विश्व के नंबर 1 पर पहुंचने वाले भारत के चौथे टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं। क्लियर है सभी लोगों को ये चीजें? हाँ, फिर उसके बाद अब ये आता है खतरनाक चीज। तो ये रिसर्च है कि जॉम्बे वायरस के बारे में। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने एक सुसुप्त जॉम्बी वायरस के बारे में लोगों को क्या दी, चेतावनी दी है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखा होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा होगा। तो ये क्या है? ठीक है, तो अभी हाल ही में आपने पूरी दुनिया ने एक तरह से क्या देखा, कोरोना वायरस का प्रकोप देखा। ठीक है, तो वायरस जो है वो क्या होते हैं, एक जानलेवा संक्रमण होता है जो लोगों में फैलता चला जाता है और एक महामारी का रूप ले लेता है। ठीक है, पेंडेमिक वाली स्थिति यहाँ पर बन जाती है। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि जो आर्कटिक द्वीप है वहाँ पर बर्फ के नीचे मतलब अत्यधिक विनाश करने वाले जॉम्बी वायरस दबे हुए हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों ने बताया कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, बर्फ जो है वो पिघल रही है, आर्कटिक ग्लेशियर्स जो हैं वो लगातार पिघलते जा रहे हैं और उनके पिघलने की वजह से जो ये दबे हुए वायरस हैं ये पुनः निकल सकते हैं और संक्रमण फैला सकते हैं। और अगर रिपोर्ट की बात करें, वैज्ञानिकों के विश्लेषण की बात करें यहाँ पर, तो ये जो वायरस है ये लगभग 48 से 50 हजार साल पुराने हैं जो दबे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये निकलने के बाद क्या है, लोगों में स्प्रेड हो सकते हैं और अगर रिपोर्ट की माने तो ये कोरोना से भी ज़्यादा घातक हो सकते हैं लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि जॉम्बीज जो आप मूवी में देखते हैं कि लोग लोगों को काट रहे हैं, खा रहे हैं और एक लोग ने दूसरे को काटा तो वो भी जॉम्बी बन गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होने वाली हैं। लेकिन हाँ, लोगों के लिए एक खतरा है और खतरा इसलिए है क्योंकि लोग जो है वो प्रकृति से लगातार छेड़छाड़ करते जा रहे हैं। तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ता हुआ टेम्परेचर क्या कर रहा है, ग्लेशियर्स को पिघला रहा है। और अगर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो देखिए जॉम्बी वायरस जो है वो एक सेकेंडरी थ्रेट है आदमी के लिए, वो बाद की बात है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि जो पीने योग्य जल है अगर आप देखें तो वो सबसे ज़्यादा संरक्षित जो है वो ग्लेशियर्स में है। ठीक है, अगर वो पिघल के समुद्र में मिल रहा है तो दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा क्या हो जाती है कि जो समुद्र का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जाएगा। क्लियर, और अगर समुद्र का स्तर लगातार बढ़ता जाएगा तो बंधु जो तटीय शहर हैं, ठीक है, तटीय शहर मतलब जो समुद्र के किनारों पर बसे हुए शहर हैं, जैसे बम्बई हो गया, गोवा हो गया, ये सब क्या है, डूबेंगे। और सबसे पहले रिपोर्ट जो बताती हैं, जो रिसर्च बताती हैं कि अगर जलस्तर समुद्र का बढ़ता है तो पूरे विश्व में सबसे पहले डूबने वाला जो देश होगा वो मालदीव होगा। ठीक है, तो मालदीव आप लोगों को पता है भारत के नीचे स्थित है। अभी काफ़ी जो इनसे काफ़ी मारकाट वाली स्थिति है उनके यहाँ आजकल। ठीक है, तो थोड़ा वो एंटी इंडिया जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के हैं, तो काफ़ी कुछ झेल रहे हैं वो, तो यहाँ पर उस चीज़ों को डिस्कस नहीं करना है। तो समुद्र का जलस्तर बढ़ने पर मालदीव सबसे पहले डूबेगा, ये लोगों का या फिर जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक
पिघलने वाला आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट ज़ोंबी वायरस निकल सकता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो कोरोना के समय देखने को मिली थी। फिर उसके बाद अगर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो तापमान बढ़ रहा है उससे जो जमी हुई बर्फ है वो लगातार पिघल रही है। इससे क्या है, खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, परमाफ्रॉस्ट दबे रहने के बावजूद जीवित वायरस एक कोशिका वाले जीवों को संक्रमित कर सकते हैं और फिर उसके बाद ये स्प्रेड होना स्टार्ट होगा। क्लियर? भले ही मानव बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन कोई ऐसा रिसर्च अभी सामने नहीं आया है कि ये मनुष्यों में नहीं होगा। क्लियर? इसका प्रदर्शन वर्ष 2014 में साइबेरिया के क्लेवेरी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने भी किया था। ठीक है, फिर पिछले साल इससे जुड़ी जांच के बाद पब्लिश की गई जानकारी में पता चला कि 7 अलग अलग साइबेरियाई स्थानों में कई वायरस संक्रमण फैलाने में सक्षम थे। एक वायरस का नमूना 48,500 साल पुराना था। क्लियर? फिर उसके बाद एक्स मार्सिले विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक जीन मिशेल क्लेवेरी के मुताबिक हजारों साल से संरक्षित ये वायरस एक नई बीमारी फैलाने के लिए संभावित एजेंट हैं। ऐसे में आर्कटिक की बर्फ अगर पिघलती है तो बर्फ से दबे ये जो वायरस हैं ये निकल सकते हैं और दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। ये किसका कहना है? ये कहना है इस वायरस पर रिसर्च करने वाले एक वैज्ञानिक का। फिर उसके बाद है यहाँ पर श्रीजा अकुला और ज्योति रंधावा। तो आपको सिर्फ नाम और अवार्ड से याद रखने हैं। तो श्रीजा अकुला किससे संबंधित हैं? टेबल टेनिस से। WTC कोर्पस क्रिस्टी में महिला एकल खिताब जीतकर उनकी ये पहली अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी है। क्लियर? उसके बाद आप यहाँ पर बात करेंगे ज्योति रंधावा की। तो ये क्या है? गोल्फर हैं। सीनियर यूरोपीय टूर क्वालिफाइंग स्कूल में शीर्ष पर रहने वाली पहली भारतीय बने। ठीक है, क्लियर? तो ये दो नाम आपको खेल के साथ याद रखने हैं। श्रीजा अकुला किससे संबंधित हैं? टेबल टेनिस से। ज्योति रंधावा किससे संबंधित हैं? गोल्फ से। क्लियर? फिर उसके बाद आ जाता है भारत का जो एक तरह से वज्र है, ब्रह्मास्त्र है, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, तो सबसे सक्सेसफुल मिसाइल्स की अगर बात करें तो ब्रह्मोस है। इसको डिजाइन किया गया है इंडिया और रूस के द्वारा मिलके। तो भारत और रूस दोनों ने मिलके ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया था। तो अब इसका एक तरह से निर्यात स्टार्ट किया जाने वाला है। ठीक है, तो भारत अगले 10 दिनों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए ग्राउंड सिस्टम का निर्यात शुरू कर देगा, जबकि सिस्टम की मिसाइलें इस मार्च तक भेजी जाएंगी। ठीक है, मिसाइलों के निर्यात करने की जानकारी DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने दी। ठीक है, तो DRDO के अध्यक्ष ANI के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि पहला सेट मार्च के अंत तक फिलीपींस पहुंचेगा। ठीक, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात भारत द्वारा किसी भी देश के साथ अब तक सबसे बड़ा रक्षा निर्यात सौदा है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि हमेशा से हमने जो एम्यूनेशन है, जो मिसाइल्स हैं या फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हर चीज़ों को हमने सिर्फ आयात किया है, दूसरे देशों से खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ निकलकर सामने आती है ये कि ब्रह्मोस मिसाइल को पहली बार निर्यात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो मिसाइलें दो प्रकार की होती हैं, आप लोगों को पता होगा, एक क्रूज मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, तो ये एक क्या है? क्रूज मिसाइल है। तो इसका जो ग्राउंड सिस्टम है, मतलब इसकी जो स्थलीय प्रणाली है, उसको निर्यात किया जा रहा है सर्वप्रथम फिलीपींस को। और अगर आप बात करें हथियारों के सौदे में भारत के निर्यात की, तो फिलीपींस को ब्रह्मोस का निर्यात अब तक का भारत का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात सौदा है। ठीक है, अगर इसकी बात करें यहाँ पर, तो इसका जो समझौता हुआ था निर्यात का, वो 2022 में हुआ था। ये लगभग 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता है। तो अब ये भारत के लिए एक गर्व की बात है कि हथियारों को खरीदने वाला देश अब क्या कर रहा है? हथियारों को बेच भी रहा है। ठीक है, फिर आ जाएगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। देश भर में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब पहली बार कब मनाया गया था?
तो देश आज़ाद हुआ उसके बाद ही हम पर्यटन को बढ़ावा देने लगे। 1948 में ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो पहली बार मनाया गया। ठीक, इसके बाद 3 साल बाद 1951 में कोलकाता और चेन्नई में पर्यटन दिवस के क्षेत्रीय कार्यालयों की शुरुआत हुई। उसके बाद जगह जगह इसमें कार्यालय खोले गए। हर साल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की हर बार एक थीम रखी जाती है। अगर इस बार थीम की बात करें तो स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी, ये इसकी थीम है। तो यही एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है, कब से मनाया जा रहा है, 1948 से। डेट आपको याद रखनी है कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को एक चीज़ और मनाई जाती है, वो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक, क्लियर सभी लोगों को। चलिए आगे चलेंगे, अगली बात करेंगे इसी में। तो अब आ गए हमारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, डिडिन डिडिन डिडिन। ठीक है, तो 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बन गई है? अब ऑप्शन है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टीसीएस, टेस्ला। ठीक है, तो टेस्ला पे नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। ठीक, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल के बाद यह आंकड़ा छूने वाली दूसरी कंपनी है। तो माफ करिएगा अगर मैंने पहली बता दिया है तो वो थोड़ा स्लिप हो गया था। एप्पल जो है वो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी टच करने वाली पहली कंपनी थी। क्लियर, चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। इस वर्ष जो आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं उसके मुख्य अतिथि कौन हैं? इमैनुअल मैक्रोन, जो बाइडेन, अब्देल फतह अल सीसी, ऋषि सुनक। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये क्या हैं? ये 26 जनवरी को जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है उसके मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ठीक है, अगर बात करें तो भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। अब्देल फतह अल सीसी जो हैं ये क्या थे? ये पिछले साल के जो थे वो चीफ गेस्ट यहाँ पर थे। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? सन फार्मास्यूटिकल, सिप्ला लिमिटेड, जायडस, लुपिन। तो जायडस लाइफ साइंसेस को, ठीक है, किसको? जायडस लाइफ साइंसेस को क्या किया गया? पोस्ट हार्पेटिक न्यूरलिगा से संबंधित जेनरिक दवा की मार्केटिंग के लिए अमेरिका स्वास्थ्य नियामक यूएसएफडीए से मंजूरी मिल गई है। क्लियर, अगर आप बात करें तो गैबापेंटिन टैबलेट के लिए यह अधिकार हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी यहाँ पर बन गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षक पदकों से सम्मानित करेगी? 11, 21, 31, 41। ठीक है, तो 31 लोगों को जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा। क्लियर, ये नीचे की डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, आपके पेपर में नहीं आने वाली है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 25 जनवरी यहाँ पर राइट आंसर है। 25 जनवरी को ही पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, टूरिज्म डे भी होता है, आपको याद रखना है। क्लियर, अगर इस साल आप थीम की बात करें तो थीम क्या है मतदाता दिवस की? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, क्लियर, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया? तो द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कौशल भवन का उद्घाटन यहाँ पर किया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए? तो
ओमान, बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ये आपके पास ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है ओमान। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी जो है उसने खाड़ी देश ओमान के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया। ये 3 साल की अवधि के लिए है। इसके तहत G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, दोनों तरह के द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्तों को, साथियों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो लास्ट में जो भी लोग क्लास में जुड़े थे उन लोगों को आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की शान को बनाए रखना, हमेशा इसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहना, क्योंकि यही है जिसने आपको एक सम्मानित नागरिक होने का अधिकार प्रदान किया है। आपके साथ ही एक देश और आज़ाद हुआ था, आप उसकी हालत आज देख सकते हैं। तो देश के साथ आप जुड़े हैं, देश आपके साथ जुड़ा हुआ है। इस गरिमा को हमेशा बनाए रखना है। और कल 27 जनवरी को रोड पर आपको कहीं भी आपका तिरंगा अगर गिरा हुआ मिले तो प्लीज़ उसको सम्मान के साथ उठाकर अपने जेब में रखें, उसको कहीं सही जगह पर रखें, ऐसे रोड पर ना रहने दें। उसके बाद मिलते हैं अगले टाइम पे, कल सेम टाइम सेम जगह सेम क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।